नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं और जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ करके ना सिर्फ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे बल्कि आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं इग्नू के एग्जाम सब पास क्योंकि आ ही चुके हैं, तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसके अंदर क्या करेंगे, हम पूरी बुक के किसी भी एक सब्जेक्ट की पूरी जो बुक होगी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आने वाले हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है MPS का 004 कोड, जिसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और हिंदी में कहें तो तुलनात्मक राजनीति भी कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप किसी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स उसके पास होंगे सबसे मुश्किल टॉपिक उसको अगर कोई लगेगा तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही लगेगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या होता है, हमको पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ता है, उनकी तुलनाएं करनी पड़ती है। अब तुलना करने के लिए पहले आपको बहुत सारा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमको पता है कुछ दिनों में एग्जाम आने वाला है, अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि बैठ करके पूरी की पूरी पुस्तक को पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, डिटेल नोट्स बनाए जाएं। इसीलिए आपकी मदद करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हमने क्या किया है, पिछले कई सालों के, कई बार आपने सुना होगा लोग बात करते हैं तो बोलते हैं भाई क्या करना है, तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बहुत सारे हैं, आप कितने करेंगे। ठीक है, तो उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो आप बस इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा देंगे जिसके जरिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक जो हमको पढ़ने हैं उन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना कौन सा, डिपेंडेंसी थ्योरी। सबसे पहली क्या आती है, सबसे पहला टॉपिक अपना आ जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी। इसे हिंदी में कहते हैं निर्भरता सिद्धांत। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत क्या होता है, कौन कौन से इसके बहुत मुख्य समर्थक हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी एग्जाम के किसी आंसर को लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आपको उसके बारे में बेसिक आइडिया हो। अगर आपको उसके बारे में बेसिक आइडिया भी है तो आप उसके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्यों समझाने जा रहा हूं कम शब्दों में कि निर्भरता सिद्धांत होता क्या है। डिटेल में आंसर भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, वहां पर जाइए और इसका डिटेल्ड आंसर PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसीलिए लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, केवल समझिए कि डिपेंडेंसी थ्योरी होती क्या है, निर्भरता सिद्धांत होता क्या है। अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो अपने आप भी आप आंसर को लिखने में योग्य हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी जो है अपनी पूरी की पूरी वो क्या है, वो है सबसे पहली बात तो ये मार्क्सवादी थ्योरी है। कैसी थ्योरी है ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है, यानी कि इसे कहते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी अब ज्यादातर ये उस देश के लिए इस्तेमाल की गई, उन देशों के लिए लेकर के आई गई जहां पर जो तीसरी दुनिया के देश थे यानी विकासशील देश थे। किन के लिए लाई गई थी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए लाई गई थी। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री हैं उनके लिए ये थ्योरी लाई गई थी, जो तृतीय विश्व है। कह सकते हैं कि
तृतीय विश्व के देश, जो तीसरे विश्व के देश हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका आ जाता है अपना, जिसमें अपना लैटिन अमेरिका है, जिसमें अपना एशिया है, तो इंडिया जैसे देश, इन सारे देशों के लिए थ्योरी लाई गई थी, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी को लाने वाले कौन लोग थे? इनको लाने में दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, A.G. फ्रैंक। नाम को मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाम तो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो एक ही रहता है, तो A.G. फ्रैंक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इनका नाम है आंद्रे गुडर फ्रैंक, नाम याद कर लीजिएगा पूरा। दूसरा नाम इसमें जो आता है वो है क्या? समीर अमीन का, समीर अमीन का। तो ये दो वो महान विचारक थे जिन्होंने लैटिन अमेरिका और एशिया, इन दोनों के पक्ष में, इन दोनों के लिए स्पेशली ये पूरी डिपेंडेंसी थ्योरी बनाई, पूरे के पूरे डिपेंडेंसी थ्योरी को बनाया था। ठीक है, तो ये एक मार्क्सिक, ये दोनों ही दोनों मार्क्सवादी हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, लैटिन अमेरिका कंट्रीज के लिए थ्योरी बनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थ्योरी है क्या और ये थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरी क्या कहती है। इस थ्योरी ने ये कहा कि भाई देखो, दुनिया में कई प्रकार के देश हैं। एक तो है जो बहुत अमीर अमीर है, यूरोप है, अमेरिका है, इस प्रकार के देश हैं। दूसरे देश कौन से हैं? जो अभी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, इंडिया है, पाकिस्तान है और हमारे आसपास के जो बहुत सारे देश हैं। जैसे आपको अभी कौन सी टीम है, फीफा वर्ल्ड कप टीम कह रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड कप जीता है कौन सा देश है? जो अर्जेंटीना है, उस टाइप के जो देश हैं, ब्राजील है, ये कंट्रीज ना अभी धीरे धीरे डेवलप होने लगी हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो अब क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इनको अपनी डेवलपमेंट के लिए अमीर देशों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। यहीं से डिपेंडेंसी थ्योरी आई। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा भाई दुनिया के एक तो तरफ है अमीर देश, अमीर देश मत लिखिएगा, शब्द थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के शब्द यूज किया कीजिए, विकसित देश कहिए। एक तरफ तो है दुनिया के विकसित देश, जो डेवलप कंट्री हैं। कैसे देश हैं वो डेवलप्ड हैं, वो डेवलप हैं। और उन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज के साइड में कौन कौन से देश आते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। क्या आती हैं यहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब विकासशील देश। डेवलपिंग कंट्री, इसका मतलब है विकासशील देश। अब विकासशील देश, तो भाई समीर अमीर और आंद्रे गुडर फ्रैंक ने क्या कहा? भाई दुनिया में एक तरफ तो है विकसित देश जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत ज्यादा, और विकासशील देश हैं जो धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं अभी। अब होता क्या है, इन विकसित देशों ने दुनिया में कानून बनाए, यूनाइटेड नेशन बना दिया, वर्ल्ड बैंक बनाया, IMF बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी, बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, उत्तर दक्षिण संवाद बना दिया, कई डायलॉग्स बनाए गए, G7 बनाई गई, बहुत सारी समिट्स एंड ग्रुप बनाए गए। अब होता क्या है, इन लोगों ने इस प्रकार से नियम बनाए क्योंकि उनको पता था कि ये लोग क्या करेंगे, अब ये डेवलप होना चाहते हैं, तो इन्होंने नियम ऐसे बना दिए कि ये लोग हमारी मर्जी के बिना डेवलप ही ना हो पाए। इन्होंने कैसे नियम बनाए? इन लोगों ने ऐसे नियम बनाए कि ये वाले पूरे के पूरे देश क्या हो गए, इन पर डिपेंड हो गए, यानी कि इन पर निर्भर हो गए। अब इन पर निर्भर हो गए तो क्या हुआ, इनकी पूंजी चल चल के यहां पर आने लग गई। इनकी जो कैपिटल थी वो कहां चली गई? वो चल चल करके यहां जाने लग गई। ठीक है, और ये लोग चाहकर भी इसको रोक नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि होता क्या, ये पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं ना इनके ऊपर। अब आप हिंदुस्तान का एग्जांपल लेके चलो, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देके बताता हूं। अगर इंडिया और अमेरिका, हम अगर यूरोप मान के चलते हैं, अमेरिका, यूरोप, पूरा वेस्ट वर्ल्ड, अगर इंडिया को उन्हें कुछ देना हो तो हम क्या दे सकते हैं उनको? हम उन्हें सस्ते लेबर्स दे सकते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे इंडियंस, उसका सपना होता है अमेरिका में जाके जॉब करें, यूरोप में जाके जॉब करें, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करें, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं, आप मालिक नहीं है उस कंपनी के। ठीक है, हमको बड़ा प्राउड नहीं फील होता कि अब ट्विटर का CEO जो है वो बड़ा इंडियन है, गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, फेसबुक का ये इंडियन है। तो असलियत में क्या है, वो नौकरी कर रहे हैं।
तो यहां से एक टैलेंट यहां चला गया, अब वो इस देश के लिए काम कर रहा है। वो कंपनी जब यहां पर काम करेगी तो क्या होगा, पैसा किसका बढ़ेगा। अब भाई फेसबुक अमीर होगा तो अमेरिका अमीर हो रहा है ना, इसका मतलब तो आप तो खाली फेसबुक चला रहे हो, दिन भर फेसबुक चला रहे हो, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, एंड में वीडियो देखना पड़ जा रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है यहां पर, देखो कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर लेबर देते हैं, हम लोग यहां पर रॉ, हम लोग यहां क्या क्या दे रहे हैं, हम लोग कैपिटल तो दे ही रहे हैं, हम लोग लेबर दे रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं, यहां पर कच्चा माल जिसे कहते हैं, जो कच्चा माल होता है वो भी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि ये देश है और कच्चा माल होता है सस्ता, ये लोग उसी कच्चे माल से क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट किसको दे देते हैं, प्रोडक्ट हमको दे देते हैं, प्रोडक्ट ये देंगे हमको और हमसे पैसा ले जाएंगे खुद, ठीक है। मतलब अमेरिका का देश यहां पर आएगा और यहां पर आकर क्या बोलेगा, हमें आलू खरीदने हैं, तो हमारे क्या है, किसान आलू दे देंगे, चावल दे देंगे, यही सब तो ये उगा हुआ है हमारे यहाँ, तो हमने सीधा आलू दे दिया, चावल दे दिया, ठीक है। अब हमारा जो वही आलू ही हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने किसानी की, आलू उगाया तो हमने भाई आलू वहां दे दिया। अब अगर हमने आलू दे दिया, कितने रुपए किलो होगा, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, ठीक है। 1 किलो में इतना आलू लेके चले जाएंगे, ये लोग उसी आलू से क्या करेंगे, चिप्स बना देंगे। अब वो चिप्स के पैकेट इंडिया में आके बिकने शुरू हो जाएंगे, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट आप फाड़ोगे तो उसमें से 5 चिप्स निकल जाते हैं जरा से, ठीक है। तो आप सोचिए अगर इसने 1 किलो आलू जो खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 5 रुपए का, खरीदा होगा 5 रुपए का, उस 1 किलो आलू में ये चिप्स के कितने पैकेट बना देगा, मान लेते हैं 10 पैकेट बना देगा। एक पैकेट, अब एक पैकेट है 5 रुपए का तो 50 रुपए बन गए ना, 50 रुपए बन गए। 5 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए, और 5 रुपए का आपसे सामान खरीदा और 50 रुपए का सामान वही आपको बेच दिया, कितना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सोच के देखिए। यही बात किसने समझ ली, ये बात समझ में आने लग गई किसको, समीर अमीन जी को, ठीक है। समीर अमीन, आंद्रे गुडर फ्रैंक, और इन लोगों ने क्या बना दिया, इन लोगों ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी, ताकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनको ये बात समझ में आने लग जाए कि किस प्रकार से ये जो अमीर देश हैं, ये जो अमीर देश हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, हमारे श्रम का यानी कि लेबर का शोषण कर रहे हैं, और किस तरह से हमें ही चूना लगा रहे हैं। अच्छा आप इनवर्स में करके देखो, कभी आप इनवर्स में कभी अगर करके देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि हम अगर इनसे कोई सामान खरीदते हैं, आप इनसे राफेल खरीद रहे हो, इंडिया ने क्या खरीदा, इंडिया ने खरीदा राफेल, इंडिया ने क्या खरीदा, राफेल, एक राफेल 1600 करोड़ का, ठीक है। इंडिया ने अमेरिका से खरीदा अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, करोड़ों करोड़ों के, कई सौ करोड़ रुपए के। कितने आलू बेच करके आप वो 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाओगे, कितने आलू बेच करके आप 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाओगे, ठीक है। ये लोग इतने दुष्ट होते हैं कि आपको कभी ये नहीं बताएंगे राफेल की टेक्नोलॉजी ये है, बोलेंगे राफेल ले लो हमसे सीधा, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे। तो यही बात आंद्रे गुडर फ्रैंक ने और समीर अमीन ने कही कि इन लोगों ने क्या किया है, ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो विकासशील देश हैं उनका जो विकास है वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो गया है, पूरी तरह से विकसित देशों पर डिपेंड हो गया है, और इसी सिद्धांत को डिपेंडेंसी थ्योरी कहा गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि एक बुक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलप्ड इन लैटिन अमेरिका, ये बुक लिखी गई थी 1967 में, और इसे लिखा था किसने, आंद्रे गुडर फ्रैंक ने, आंद्रे गुडर फ्रैंक ने। एक बुक का नाम है अनइक्वल डेवलपमेंट, इस बुक का क्या नाम है, अनइक्वल डेवलपमेंट। ये बुक लिखी है समीर अमीन ने। किसने लिखी है ये बुक, ये बुक लिखी है समीर अमीन ने। तो ये दोनों पुस्तकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हाँ, इस आंसर को अगर आप डिटेल में चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा लिखा हुआ। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें भी आपको सहज हैं, आपको बढ़िया लगे आप जाइए और फायदे का उठाइए उसका, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति। वो टॉपिक कौन सा है? वो को है राज्य की उत्पत्ति, ठीक है। वो क्या है? ठीक है, राइज ऑफ स्टेट, ठीक है। हम जो वर्ड यूज करते हैं राज्य मतलब स्टेट, इंटरनेशनल या नेशनल पॉलिटिक्स, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब जिसको हम नेशन कहते हैं, यानी भारत एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, चाइना की स्टेट है, अमेरिका की स्टेट है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में स्टेट, एक नेशन को स्टेट कहा जाता है। कभी सोचा दुनिया में भारत देश कैसे बन गया, अमेरिका कैसे बन गया, जर्मनी कैसे बन गया, फ्रांस कैसे बन गया? ये देश की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य बनने कैसे शुरू हुए, इसके बारे में क्या होता है पढ़ाई करनी पड़ती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहती है इसको पढ़ो। वैसे राज्य के बारे में आपने जो हमारी पहली वीडियो थी MPS 1 वाली राज्य, उसके अंदर भी काफी कुछ बताया गया था, राज्य संप्रभुता। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो उसको भी जाके देख लीजिए, आपको लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो राज्य की जब बात होती है तो ये राज्य बना कैसे, सवाल पैदा ये होता है कि भाई राज्य जो है ये बन कैसे गया, ठीक है। तो राज्य बनने की ना बहुत सारी कहानियां निकल करके आई, बहुत सारी कहानियां निकल करके आई, ठीक है। अलग अलग सिद्धांत आए। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का बहुत सारे सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो होता है वो होता है कौन सा? दैवीय सिद्धांत। कौन सा है? दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत पहला सिद्धांत है, इसे डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइन थ्योरी। दैवीय सिद्धांत क्या कहता है? राज्य कैसे पैदा हुआ, ठीक है। तो दैवीय सिद्धांत ये कहता है भाई राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो सीधा ईश्वर ने की है अपने आप, ठीक है। मतलब राज्य कुछ छोटी मोटी चीज नहीं, सीधा भगवान है, ठीक है। इसके बहुत बड़े समर्थक कौन है? हेगेल। नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हेगेल, ठीक है। ये कहते हैं कि जो राजा है, जो राजा होता है वो बिल्कुल ईश्वर का अवतार होता है, ठीक है। राजा क्या है? राजा ईश्वर का अवतार है, ठीक है। ये किसने कहा? हेगेल ने कहा, ठीक। तो बाद में धीरे धीरे थ्योरी गलत प्रूव होने लग गई। ये थ्योरी क्या थी? थ्योरी गलत प्रूव होने लग गई। अब जब ये थ्योरी गलत प्रूव होने लग गई तो बाद में लोगों को पता लगा नहीं यार राजा वाजा कोई भगवान भगवान क्या अवतार, राजा लोग अत्याचार करने लग गए पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा, तो पब्लिक बड़ी दुखी हो गई, दैवीय सिद्धांत खत्म हो गया। पहले होता क्या था, आज तो कानून वगैरह होते हैं, पहले कानून वगैरह थे नहीं, तो पब्लिक को बताने के, वरना पब्लिक बात ही नहीं मानेगी, तो पब्लिक को बताते हुए राज्य भगवान ने बनाया है, और ये जो राजा बैठा हुआ है ये क्या है? ये भगवान का ही एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है ये, ठीक है। हेगेल ने तो कहा भी था राज्य के बारे में, हेगेल ने कहा था राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की वो है, भगवान की क्या कहते हैं आप, की ट्रैवलिंग है, ईश्वर की जो ट्रैवलिंग है वो राज्य है यहाँ पर। तो ये दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत मानता है कि राज्य को भगवान ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो सिद्धांत आया वो आया कि क्या? शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत आ गया, इसे पावर थ्योरी कहा गया। पावर थ्योरी के अंदर क्या कहा गया? पावर थ्योरी के अंदर कहा गया भाई राज्य जो है ना वो पावर से बना। भाई एक बंदा कोई बहुत पावरफुल था, उसने कई सारे लोगों को अपने अंडर में रख लिया। अब पावरफुल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, वो चाहता है भाई पावरफुल इंसान के साथ रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, मेरी फैमिली सेफ रहेगी। तो जो शक्तिशाली था उसने क्या कर दिया? राज्य बना दिया, कई लोगों को लेकर के राज्य बना दिया। तो ये शक्ति का सिद्धांत था। इसके बाद एक और सिद्धांत आ गया, क्योंकि हर बार एक ही इंसान शक्तिशाली नहीं रह सकता ना, कभी एक इंसान शक्तिशाली है तो कोई दूसरा उससे शक्तिशाली बन जाएगा, है ना। शेर को सवा शेर मिलते रहते हैं वैसे भी।
अब तीसरा सिद्धांत आया, उसे कहते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट विचारकों के नाम आ जाते हैं, जिनमें है लॉक, हॉब्स और रूसो। ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट विचारक हैं। इन तीनों ने ही क्या किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी थी, लॉक, हॉब्स और रूसो। इन्होंने क्या कहा था, देखो दुनिया में, इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में राज्य ऐसे नहीं बन गया अपने आप। पहले क्या हुआ कि लोग या तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे, उनके पास फैसले कैसे लिए जाएं पता नहीं चल पा रहा था, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो क्या हुआ, दुनिया के लोगों ने सोचा भाई इतना लड़ाई झगड़ा करके फायदा है नहीं, तो एक काम करते हैं हम सब लोग मिल करके ना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ कोई एक बंदा डिसाइड करते हैं हमारे बीच में से, यही बंदा क्या करेगा, सारे फैसले ले लेगा, सबकी बात सुनेगा, जो ये बंदा कह देगा वही हम मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब एक सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, समाज ने क्या किया, एक समझौता किया, इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो राज्य बना उसी को सामाजिक समझौता। देखो अब बताया जा रहा है राज्य कैसे बना, दैवीय सिद्धांत आया, पहले शक्ति सिद्धांत आया, सामाजिक समझौता सिद्धांत आया, एक पैतृक सिद्धांत आ गया, उसके बाद क्या हुआ, एक पैतृक सिद्धांत आ गया। ठीक है, तो हेनरी मैन थे शायद इसके विचारक, अगर मैं नाम लिखूं तो यहां पर हेनरी मैन, नाम याद रखना, हेनरी मैन। हेनरी मैन ने ये सिद्धांत दिया था, कौन सा, पैतृक सिद्धांत। इन्होंने कहा जैसे हमारा परिवार होता है, अपने फैमिली में देखा होगा, बच्चा क्या होता है, पापा से बड़ा डरता है ना, क्योंकि मुझे पता है पापा जो है वो वही फैमिली चला रहे हैं, लगभग हेड ऑफ द फैमिली वही है। तो हेनरी मैन ने कहा भाई देखो दुनिया में जैसे एक पूरी फैमिली होती है, फैमिली में हेड कौन होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, ऐसे जो एक समाज है, उस समाज में एक हेड की रिक्वायरमेंट थी, तो वो हेड कौन बन गया, वो राज्य बन गया। इन्होंने इस तरीके से क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये सारी बातें हो जाने के बाद जो अगले हमारे विचारक आए, वो अगली जो थ्योरी आई, जो पांचवी थ्योरी है हमारी, उस पांचवी थ्योरी का कहते हैं हम विकासवादी सिद्धांत। उसे क्या कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत। डेवलपिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर किसी थ्योरी के सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है तो वो विकासवादी सिद्धांत है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब विकासवादी सिद्धांत ने सारे सिद्धांतों को देखा पीछे से, इसके बाद क्योंकि लेटेस्ट यही माना जाता है, इसको कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए विकासवादी सिद्धांत को क्या लिख देंगे, ऐतिहासिक सिद्धांत लिख देंगे। इसे ऐतिहासिक सिद्धांत लिख देते हैं। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के बजाय क्या लिख देंगे कई बार, इसे ऐतिहासिक सिद्धांत। तो डेवलपिंग थ्योरी या हिस्टोरिक थ्योरी, ये दोनों एक ही बातें हैं। क्या होती है बातें, इन्होंने कहा भाई राज्य जो है वो किसी समझौते से नहीं बना, किसी शक्ति से नहीं बना, किसी दैवीय शक्ति से नहीं बना, बल्कि एक विकास के क्रम का है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। यानी पहले एक परिवार बना, परिवार से एक मोहल्ला बना, मोहल्ला से एक पूरा जिला बन गया, जिले से पूरा एक शहर बन गया, शहर से फिर पूरा देश बन गया, और इस तरीके से राज्य बन गया पूरा का पूरा जाकर के। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट होती चली गई। ऐसा किसका मानना है, विकासवादी सिद्धांत वालों का मानना है। ठीक, इसमें मैकाइवर का नाम आता है, बड़ा फेमस नाम है, मैकाइवर का नाम बहुत फेमस है। इसके अंदर एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गार्नर। क्या नाम था उनका, गार्नर। गार्नर ने क्या कहा था, राज्य का आरंभ और अंत, ठीक है, सॉरी राजनीति का, इन्होंने कहा था राजनीति का आरंभ और अंत राज्य पर होता है, राज्य पर होता है। ये इन्होंने कहा था। भाई देखो गार्नर ने क्या कहा, राजनीति का आरंभ और अंत दोनों राज्य पर होता है। इन्होंने कहा अगर राज्य को पढ़ लिया सारी पॉलिटिक्स पढ़ ली, समझ लो। पॉलिटिक्स शुरू भी स्टेट से होती है, पॉलिटिक्स खत्म भी स्टेट पे होती है, ऐसा इनका मानना था।
ठीक है। तो विकासवादी सिद्धांत को समर्थन करते थे बहुत ज्यादा। तो वे विकासवादी सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि हाँ भाई राज्य जो है वो किसी एक चीज की वजह से नहीं बना, राज्य के अंदर धर्म, रक्त संबंध, सामाजिक समझौता, युद्ध, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा फैक्टर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आज से 15-20 साल पहले या 25 साल पहले जाओगे, कैसे मोबाइल टेलीफोन कैसे आते थे, जैसे बड़ा सा होता था टेलीफोन लगाया, 4 बार घुमाना पड़ता था उसके अंदर कि भाई अब कॉल लगेगा। थोड़ा डेवलप हुआ, मोबाइल आ गया, लेकिन उस मोबाइल में भी ऐसे बटन टिचुक दबाना पड़ता था, है ना। आज की तरह ये चैटिंग कर रहे हैं रात भर, उसमें तो एक नंबर होता था 7 नंबर, उस 7 नंबर पे 4 बार दबाओगे तब जाके एस टाइप होगा उसके अंदर, है ना। उसके बाद क्या होता था, मोबाइल थोड़ा और अच्छे आने लग गए, ठीक है, उसमें आज टच आ गया, फिर टच फोन आने शुरू हुए, उसके बाद टच के बाद टच एंड टाइप दोनों आने लग गए। अब तो एंड्रॉयड सिस्टम आ चुका है ना, आईफोन्स आने लग गए मार्केट में। तो देखो एक ही बार में मार्केट में एंड्रॉयड या आईफोन नहीं आए, ये एक तरीका था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने का यहाँ पर आया है। राज्य भी ऐसे डेवलप हुआ है, शुरू में दैवीय सिद्धांत था, फिर शक्ति सिद्धांत बना, फिर सामाजिक समझौता सिद्धांत बना, अपैतृक सिद्धांत बना, एंड में क्या आया, विकासवादी सिद्धांत, जिसने क्या किया, उन सबको समराइज करके बोला कि नहीं, राज्य किसी एक सिद्धांत से नहीं आया, ये एक ऐतिहासिक सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है। राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, केवल चीज को समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट विचारक याद रहेंगे, किसी का कथन याद रहेगा। एग्जाम में जब आप इनको लिखेंगे ना, तो आपके नंबर्स की जो संख्या है ना वो बढ़ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। आपकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी है। पॉलिटिकल साइंस में वो आंसर बहुत अच्छा माना जाता है जिसके अंदर विषय से जुड़े हुए किसी विचारक की पुस्तक का नाम है, उसका कोई वाक्य अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी की स्टेटमेंट लिखे, कोई बुक लिखें, तो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, ताकि क्या टीचर की नजर वहां पर जाए कि हाँ भाई इस बच्चे को ये भी आता है, ये भी इसने लिख रखा है, ठीक है। तो चीज समझ लीजिए, लिखने की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने पीडीएफ में एक पूरा पीडीएफ अवेलेबल करवा रखा है आपके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और बस जाके डाउनलोड कर लीजिए आराम से, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, बस यहां समझ लीजिए। अब उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लोकतंत्र और तानाशाही। बहुत आसान सवाल है ये तो आप सबके लिए, कई बार पूछा गया है, लोकतंत्र और तानाशाही। अब लोकतंत्र क्या है भाई, तानाशाही क्या है भाई, ठीक है। तो लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में कई बार क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है लोकतंत्र और क्या होती है तानाशाही, तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बड़े इजी से समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीका है इसको जानने का, तो है ना। लोकतंत्र क्या होता है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार है वो लोकतंत्र का हिस्सा होती है, मतलब हम खुद चुनते हैं अपने शासक को, ठीक है। तानाशाही में क्या होता है, कोई शासक बन के बैठ गया है, अब जो मन उसका आ रहा है वो कर रहा है, जैसे हिटलर हो गए, मुसोलिनी हो गए, ठीक है। हमारे लोकतंत्र में भी कोई बंदा अगर बहुत अपनी चलाने लग जाए तो क्या होता है, जैसे आपको दिखता होगा कई बार विपक्ष वाले सड़क पे आके बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी नारा लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो तानाशाही का क्या मतलब होता है, तानाशाही का मतलब ये होता है कोई एक बंदा जो चाह रहा है वो कर रहा है, ठीक है, जो उसकी इच्छा हो रही है बिल्कुल वही करता जा रहा है, दूसरे किसी की परवाह नहीं कर रहा, तो ये तानाशाही होती है। लोकतंत्र होते हैं, दोनों के जो हैं, देखिए लोकतंत्र के भी अपने फायदे नुकसान हैं, तानाशाही के भी अपने फायदे नुकसान है। आप बोलोगे फायदे क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है, कुछ फायदे होते हैं, ठीक है। जब भी आप, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो किसी भी बात को बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्टिव होकर मत सोचा करो कि मतलब सब्जेक्टिव होकर मत सोचा करो कि बिल्कुल उसके सपोर्ट में उतर जाओ एकदम से, ठीक। लोकतंत्र में फैसले लेने में कई बार देर लग जाती है, बहुत ज्यादा देर लग जाती है। तानाशाही में कभी फैसला सही हो गलत ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, ठीक है, ये हिसाब किताब है। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, ठीक, तो रशिया पे अब सोचिए अगर कोई आज़ाद देश होता तो उसको अपने विपक्ष कितनी बातचीत करनी पड़ती, अटैक करना है ये वो, वहाँ पुतिन बैठा था भाई 2 मिनट बता दिया मारो इनको, ठीक है। तो तानाशाही में फैसले बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बस ये है कि भाई जनता के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते। जैसे आप चाइना में देखते हो, वहाँ इनडायरेक्टली वो कहते हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक ही हैं, लेकिन वहाँ पे तानाशाही है, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, नौकरशाही और उसकी भूमिका के बारे में, ठीक है। नौकरशाही,
ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ठीक है, कौन होते हैं आपको दिखता होगा, सरकारी नौकरी वोकरी, यूपीएससी, एसएससी, आईटीबीपी, आईबीपीएस, है ना, ये सब नौकरशाही में ही आ जाते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी नौकरी है मतलब वो नौकरशाही के अंदर आ जाती है। अब नौकरशाही का किसी भी देश में क्या महत्व है, सोच के देख लो भाई, कि अगर ये ना हो तो क्या होता है। दरअसल में नौकरशाही जो होती है ना, वो किसी भी सरकार की आंख होती है। ठीक है, सिर्फ आंख ही नहीं होते, हाथ भी होते हैं। ये सरकार का क्या है, आंख और हाथ के जैसे हैं। इन नौकरशाही से वो देखते हैं अपने समाज को कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उनके जरिए ही काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मोदी जी ने कह दिया कि भाई 2000 का नोट नहीं चलेगा। ठीक है, आप चाहें तो बैंकों में जाके बदलवा सकते हैं, तो बैंकों में कौन बदलेगा, वहां कोई उनकी पार्टी के नेता थोड़ी बैठे होंगे, वहां कौन होगा, वहां बैंकों के कर्मचारी होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इन नोटों को बदलेंगे अब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसके और क्या क्या फायदे होते हैं, और ये होता है विशिष्ट सेवा। ठीक है, बड़ी विशिष्ट सेवा के काम आते हैं। ठीक है, नौकरशाही से क्या होती है, विशिष्ट सेवाएं होती हैं। जैसे होता क्या है, आप देखोगे कुछ आईएएस होते हैं, कुछ आईपीएस होते हैं, कुछ आईएफएस होते हैं। ठीक है, अब आईएफएस क्या है, वो केवल विदेश मामलों में सारा कुछ देख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, आईएएस क्या करेगा, आईएएस जो गांव में शहर में मैनेजमेंट एक जिले को संभाल रहा होता है असलियत में। आईपीएस क्या करेगा, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था जो होती है उसका काम देख रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सब लोग बड़ी विशिष्ट सेवाओं में होते हैं। सब लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी सेवाओं में होते हैं, और स्पेशल सेवाएं होती हैं। ये केवल नौकरशाही का फायदा है। वरना क्या होता है, आपको लगता है कि कोई भी, जैसे आपने कई बार देखा होगा, सरकार तो मंत्री बदल देती है, आज ये मंत्री है, कल ये वो मंत्री बन जाएगा, अभी वो मंत्री है, फिर वो मंत्री बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना। अब हमारे देश के पहले मतलब अभी इससे पहले, ठीक है, अभी 2014 तक, 2014 से 19 वाले टर्म में हमारे गृह मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह थे। उस वक्त विदेश मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज जी थी। आज रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह है। आज हमारे गृह मंत्री कौन है, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जी हैं। तो मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि विशिष्ट सेवा में क्या है, नौकरशाही लगी हुई है। वहां आईएएस आईपीएस जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल वही बने रह जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है। और इसके क्या फायदे होते हैं, सरकारी जो नीतियां होती हैं, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि वो 2000 के नोट वाला एग्जाम्पल, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी जमीन तक उतरे, इस बात को कौन इंश्योर करता है, इस बात को इंश्योर करती है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के फायदे हैं। तो आई थिंक सो, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप लोग समझ गए होंगे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो उसके आगे आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो मेन चीज आती है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है गांधी जी का राज्य पर गांधी जी के विचार। गांधी जी राज्य के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तो पहले तो थोड़े बहुत महात्मा गांधी के बारे में बता देना, बचपन से लिखते आए हो, है ना, कि मतलब राष्ट्रपिता माना जाता था, कर्मयोगी कहा जाता था उनको। ठीक है, ऐसे मतलब बचपन में जो कुछ गांधी जी का थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत बता देना गांधी जी के बारे में। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं, गांधी जी राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, कि राज्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य कैसा होना चाहिए भाई,
गांधी जी राज्य की तुलना बिल्कुल राम राज्य से करते थे। किससे करते थे? राम राज्य से करते थे। ठीक है, राम राज्य, गांधी जी का राज्य कैसा है? राम राज्य है। ठीक है, अब गांधी जी की राज्य की संकल्पना कैसी है? राम राज्य जैसी है, बिल्कुल अहिंसा हो, लोग रहें आपस में प्यार से, हिंसा की कोई जगह ना हो, वहां पे सच का राज हो, बिल्कुल एक तरीके सत्य सच जो कहते थे, सच और अहिंसा की जो गांधी जी बात करते थे, राम राज्य की बात करते थे। और क्या कहते, इनके विचार बहुत ज्यादा राज्य पर क्या है, कुछ हद तक मार्क्सवादी भी हैं, मतलब क्योंकि चाहते थे इनका राज्य कैसा हो? कल्याणकारी राज्य हो। कैसा हो? कल्याणकारी राज्य हो। ये कहते थे राज्य कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। कल्याणकारी का मतलब गरीबों के लिए भी काम करे, अमीरों के लिए भी काम करे, सबके लिए काम करे। ठीक है, वो कोई स्टेटमेंट थी, अब मुझे बिल्कुल ये नहीं पता, सोर्स नहीं पता कहाँ पे। गांधी जी जब ने कहा कि जब भी कोई नियम बनाना चाहिए, अंत्योदय की भावना, अंत्योदय जो उनका विचार था, अंत्योदय का मतलब, इसमें आप अंत्योदय भी लिख सकते हो, इसी के अंदर भी अंत्योदय। अंत्योदय का क्या मतलब होता है कि जब भी राज्य कोई काम करे, जब भी राज्य कोई काम करे तो हमेशा इस बात को सोचो कि मैं जो कोई नियम बना रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री ने बैठे कोई नियम बना दिया, तो प्रधानमंत्री को नियम बनाने से पहले हिंदुस्तान के सबसे गरीब इंसान के बारे में सोचना चाहिए, सबसे गरीब इंसान के बारे में, और ये सोच के उसको, उसके बारे में सोच के, और तब उस कानून को देखना चाहिए कि मैं जो कानून बनाने जा रहा हूं, इस कानून का उस गरीब इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद उस कानून को बनाने का फैसला करना चाहिए। इसी को बोलते हैं अंत्योदय, यानी समाज में सबसे अंत पे खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचना और उसके बाद किसी नीति या किसी निर्णय पर पहुंचना। यह महात्मा गांधी जी का कहना था कि राज्य ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही काम करना चाहिए। इनके राज्य की एक और खूबी थी विकेंद्रीकरण। क्या थी? विकेंद्रीकरण, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, राम राज्य तो राम राज्य ही रहेगा भाई, उसको तो इंग्लिश में भी राम राज्य कहेंगे। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण, देखिए जब किसी के पास सत्ता आ जाती है ना, तो शक्ति होती है। अब शक्ति दो प्रकार की हो सकती है, या तो उसका केंद्रीकरण कर दिया जाए, सारी शक्ति किसी एक जगह पर, या तो शक्ति डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। गांधी जी कहते थे क्या कि शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, एक जगह नहीं रखना चाहिए, शक्तियों को क्या कर दो? बांट दो। अंतिम व्यक्ति के हाथ तक शक्ति पहुंचनी चाहिए, वो भी फैसले ले सके देश के बारे में, समाज के बारे में। और इसीलिए विकेंद्रीकरण के कारण महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत, किसकी बात की? ग्राम पंचायत की। याद रखना इस बात को। ठीक है, ग्राम पंचायत की अवधारणा गांधी जी ने डाली थी हमारे संविधान में। आज जो हमें पंचायत के इलेक्शन वगैरह दिखते हैं ना, दरअसल में ये क्यों है? ये इसके पीछे सोच ये है कि किसी गांव की जो समस्या है, उस गांव के लोग ज्यादा अच्छा समझ। अब हिंदुस्तान 140 करोड़ के लोगों का देश है कि मतलब अब एक प्रधानमंत्री को 40 करोड़ लोगों की समस्या नहीं समझ सकता। कई बार कोई राज्य है, उस राज्य में कोई छोटा सा गांव है, तो उस गांव की समस्या अगर उस गांव के प्रधान को कुछ शक्तियां दे दी जाए, तो क्या पता वो गांव का प्रधान अपने स्तर पे इस समस्याओं को सुलझा दे। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं शक्तियां डिवाइड करो, इसीलिए ग्राम पंचायत तक को शक्ति दो। अच्छा, इसी बात पे गांधी और अंबेडकर की बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई थी। गांधी जी कह रहे हैं गांव में पंचायत होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं बिल्कुल इसको तो करना नहीं है, ग्राम पंचायत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बड़े सख्त विरोधी थे इसके। तो ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट भी रहा है गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो फिलहाल हम ये समझ गए कि भाई विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायत, ये दो ऐसी बातें रही हैं जो कि बहुत जरूरी रही हैं। ये गांधी जी के राज्य की अवधारणाएं हैं। गांधी जी का राज्य राम राज्य है, गांधी जी का राज्य कल्याणकारी राज्य है, गांधी जी का राज्य विकेंद्रीकरण पर जो आधारित है, गांधी जी का राज्य ग्राम पंचायत बनाना चाहता है, और गांधी जी का राज्य क्या चाहता है? गांधी जी का राज्य निम्न
कार्य करना चाहता है, जनता को ही काम करने दिया जाए। यहां पर थोड़ी उदारवादी सोच आ रही है, ठीक है। मिनिमम शासन करना चाहिए, ठीक है, मिनिमम शासन करना चाहिए, गैर हिंसात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैर हिंसात्मक। बाद में इन्होंने पुलिस वुलिस ये सब देखा जब, तो आधुनिक राज्य जो आजकल राज्य मिलते हैं, अभी जो भारत है, आधुनिक राज्यों को गांधी जी क्या कहते? इन्हें पुलिस राज्य कहते थे। क्या कहते थे इनको? कहते थे आजकल जो अभी जो भारत का राज्य चल रहा है वो पुलिस राज्य है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? हिंसा। पुलिस का मतलब डंडे वंडे हैं उनके पास, तो हिंसा का प्रयोग कर रही है। राज्य को कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे, ठीक है। तो कई बार ये राज्य के विरोध में चले आया करते थे, क्योंकि राज्य के निम्न कार्य को मान रहे हैं। राज्य के किस कार्य को मान रहे हैं? निम्न कार्य को मान के चल रहे हैं। इसीलिए कई बार गांधी जी अपने आप को क्या कहते थे? दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी क्या कहते हैं? अपने आप को कहते हैं कि मैं दार्शनिक अराजकतावादी हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? दार्शनिक अराजकतावादी हूं। क्यों? क्योंकि कई बार वो राज्य को क्या कर रहे हैं? राज्य की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, ये सारे गांधी जी की राज्य की अवधारणाएं हैं। समझ में आ गई बात? तो भाई गांधी जी का राज्य राम राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, विकेंद्रीकरण उसके अंदर होना चाहिए, ग्राम पंचायत उसके अंदर होनी चाहिए, राज्य के कार्य बहुत निम्न है, बहुत कम से कम काम करना चाहिए, गैर हिंसात्मक होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं आधुनिक राज्य जो है वो पुलिस के राज्य है वो। और गांधी जी क्या है कि दार्शनिक रूप से अराजकतावादी बोलते हैं किसको? खुद को, अपने आप को, क्योंकि वो दार्शनिक भी हैं और वो राज्य को कुछ ना कुछ शक्ति भी कम कर रहे हैं उनकी, तो अराजकतावादियों वाला लक्षण भी उनके अंदर है। अच्छा, गांधी जी के कुछ लक्षण जो है मार्क्सवादियों से मिलते हैं। किनसे मिलते हैं? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी भी क्योंकि क्या करते हैं? बिल्कुल वही गैर हिंसात्मक की बात कर लेते हैं और पुलिस राज्य कहते हैं, और वो कहते हैं कल्याणकारी होना चाहिए। लेकिन मार्क्सवादी और गांधी जी में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि मार्क्सवादी कहते हैं राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं राज्य नहीं होना चाहिए, मार्क्सवादी कहते हैं राज्य होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी कहते हैं राज्य होना चाहिए, लेकिन वो राम राज्य की तरह होना चाहिए। ये एक फर्क है गांधी जी और मार्क्सवादियों के बीच में, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वैसे राज्य के ऊपर जो है विचार हेगेल के भी बहुत जरूरी हैं। हेगेल के भी विचार आपको बता देता हूं मैं। हेगेल नहीं, ग्रामशी। राज्य पर विचार ग्रामशी के राज्य पर क्या विचार थे, किस प्रकार के विचार थे? तो ये विचार आपको पता होने चाहिए कि एग्जाम में ये भी बहुत बार, या तो गांधी जी या तो ग्रामशी, इनमें से एक के बारे में आपको जरूर पूछा जाएगा राज्य पर इनके विचार क्या थे। तो क्या विचार थे इसका आपको पता होना चाहिए। ग्रामशी के क्या विचार थे? ग्रामशी एक्चुअली में एक मार्क्सवादी थे। क्या थे? मार्क्सवादी, यानी कि मार्क्सिस्ट। एक मार्क्सवादी थे। तो इनका मानना यही था कि भाई पूंजीवादी राज्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसका विरोध करते थे? ये विरोधी थे किसके? विरोधी थे पूंजीवादी राज्य के। ये कैपिटलिस्ट स्टेट थे उनके बड़े विरोधी थे। तो इन्होंने, जब इनसे पूछा गया कि भाई बुर्जुआ का, आप चाहते हो अमीर लोगों का देश ना बन पाए, गरीब लोगों का देश बने, लेकिन कैसे बनेगा? तो ग्रामशी ने वहां पे अपना सिद्धांत दिया, हेजीमनी, इसे थ्योरी ऑफ हेजीमनी भी कहते हैं ग्रामशी की। इन्होंने कहा था भाई देखो ये पॉसिबल नहीं है। कैपिटलिस्ट जो अमीर देश है ना, वो अमीर लोग जो होते हैं ना, अमीर राज्य जो होते हैं, राज्य दो तरह से बनता है। एक होता है उसका राजनीतिक समाज, एक होता है उसका नागरिक समाज। क्या कहा ग्रामशी ने? कहा भाई राज्य दो चीजों से मिलकर बना है। राज्य किससे बना है? एक तो है नागरिक समाज, एक है राजनीतिक समाज।
उन्होंने कहा दो तरह का समाज है। तो जो पूंजीवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों पर कब्जा करके रखते हैं। यानी वो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही उतार देंगे कि ये जो समाज है, ये देश है, बड़ा जरूरी है। आधा काम वो नागरिक समाज के जरिए करते हैं। नागरिक समाज का मतलब एक संस्कृति बिठा देना, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब इसके अंदर में आ जाते हैं। आप स्कूलों में जाओगे, आपको बताया जाएगा हमारा देश बहुत महान है। ऐसा आज मैं नहीं कह रहा है, सब ग्रामशी का कहना है, ठीक है। तो ग्रामशी ने कहा भाई देखो, जो स्कूल वगैरह होते हैं बताते हैं देश कितना महान है एंड ऑल दैट। तो इससे क्या होता है, चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे कैसा भी, वो बिल्कुल अपने देश को बचाने के लिए तत्परता पे जुड़ जाता है, ठीक है। फिर राजनीतिक समाज कौन सा होता है, पुलिस, आईटीबीपी। अच्छा, कोई बंदा उसके बाद भी आ जाए, फिर हमारे देश में कुछ आ जाते हैं टुकड़े टुकड़े, तो फिर उनके लिए ये वाला समाज रहता है। तो ये वाला समाज क्या है, फिर वो पुलिस आती है, डंडा वंडा लेके तबीयत ठीक कर देती है मार करके। तो ग्रामशी ने यही कहा कि जो पूंजीवादी राज्य है वो दोनों पे ही कंट्रोल बना के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी राज्य की अवधारणा जो है वो हमेशा पूंजीवादी बनी रहती है। तो ग्रामशी क्या चाहते हैं, ग्रामशी चाहते हैं पूंजीवादी राज्य खत्म हो जाए, एक समाजवादी राज्य आए, साम्यवादी राज्य आए, जहां पर क्या हो, बुर्जुआ वर्ग ना हो, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही चले। लेकिन कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्रामशी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका अपना विचार है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आते हैं वो आता है डेविड ईस्टन का। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, डेविड ईस्टन की थ्योरी भाई। डेविड ईस्टन की थ्योरी, इसे कहते हैं डेविड ईस्टन का सिद्धांत, ठीक है। इसको कई नामों से जाना जाता है, इसके सारे नाम ही लिख देता हूं पहले तो मैं। इसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसे कहते हैं आगत निर्गत, आगत निर्गत प्रतिमान। तो ये दोनों नाम इसी के हैं। कभी अगर इनपुट आउटपुट पूछे तो, डेविड ईस्टन पूछे तो समझ लेना कि डेविड ईस्टन के मॉडल के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली में क्या है ये डेविड ईस्टन का मॉडल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्या है कि ये या तो डेविड ईस्टन या तो गैब्रियल आलमंड, इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर आपके सामने जरूर दिखेगा, ठीक है। तो होता क्या है दरअसल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो बात नॉर्मल रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो पहले थे ना, देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पूरी जो पॉलिटिकल साइंस, इसके दो हिस्से हो गए। एक तो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 और एक क्या हुआ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये पॉलिटिकल साइंस के दो पार्ट हो गए, समझ लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या हुआ करता था, पॉलिटिकल साइंस में ना फिलॉसफी ज्यादा हुआ करती थी। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो, ऐसी ऐसी बातें होती थी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज क्या आया, यहां पर लोग बिहेवियर पॉलिटिक्स की बात करने लग गए। किसकी बात करने लग गए, यानी कि व्यवहारवादी। किसकी, कैसे हो गए, व्यवहारवादी। लोग व्यवहारवादी पॉलिटिक्स की बात करने लग गए कि भाई पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात करो जो कि फिजिबल हो, पॉसिबल हो। कल्पनाओं की दुनिया में रह के ऐसा हो जाएगा जी, वैसा हो जाएगा। ग्रामशी कह रहे हैं कि पूंजीवादी राज्य ऐसे बनेगा, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं राम राज्य बनेगा, वो अलग थ्योरी चल रही है, कार्ल मार्क्स की अलग थ्योरी चल रही है। ऐसा नहीं, कुछ जो दिखता हो वैसी बात की जाए, ठीक है, कुछ जो दिखता हो वैसी बात की जाए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जनरली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट आ गए। कहां के साइंटिस्ट आ गए, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट आ गए। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस को बिहेवियर तरीके से देखना शुरू किया, ठीक है। क्या चीज इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम उस चीज को पढ़ेंगे, उस चीज के नजरिए से सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे उनका नाम डेविड ईस्टन था।
तो डेविड ईस्टन ने समझने की कोशिश की पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, ठीक है, पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। तो डेविड ईस्टन ने बहुत अध्ययन किया बिल्कुल तगड़े तरीके से इस चीज को। तो पूरा अध्ययन करके इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया और इन्होंने अपने मॉडल का नाम दिया स्ट्रक्चरल मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम, द स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी द पॉलिटिकल एनालिसिस। नाइनटीन 1953 में लिखी इन्होंने बुक, ठीक है। 1953 में इन्होंने बुक लिखी द पॉलिटिकल एनालिसिस। इस बुक के अंदर इन्होंने अपना पूरा मॉडल दिया और मॉडल में क्या लिखा इन्होंने, ऐसा मॉडल बना दिया, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर दिया क्या इन्होंने, इस मॉडल के अंदर इन्होंने ये कहा कि भाई देखो कोई भी एक देश है, इन्होंने कहा कोई भी जब देश होता है तो हर देश के पास एक अपना एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है अपना, एक अपना एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि अपना पर्यावरण होता है, हर देश का अपना हिसाब किताब होता है, सारे देश का पर्यावरण एक जैसा नहीं होता। पर्यावरण का मतलब यहाँ एनवायरनमेंट वो वाला नहीं है, हवा पानी पोल्यूशन वो वाला नहीं, व्यवहार जो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में क्या होता है, लोग कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक उनके बारे में बात कर रहे होंगे कि भाई जॉब्स का क्या है हिसाब किताब, जीडीपी का क्या चल रहा है, ऐसे ये सब ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट है कि इस टॉपिक को लेकर आजकल रेफलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भाई उनकी बात चल रही है, पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात चल रही होती है, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक डिसाइड होते रहते हैं, ठीक है। और कोई देश का अलग एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में यही चलता रहेगा भाई यहाँ मस्जिद बनानी है तो वहाँ अपनी कम्युनिटी फैला देनी है, किस बच्ची से शादी कर लेनी है, ठीक है। तो ये ऊट पटांग चीज़ें, कश्मीर ले लेना है, ऐसे ऊट पटांग बातें जो है वहाँ चलती रहेंगी। तो हर देश का अपना एनवायरनमेंट है, हर देश का क्या है अपना एनवायरनमेंट, ये है पूरा देश। उस देश के बीच में आती है पॉलिटिक्स। क्या आता है यहाँ पर, पॉलिटिक्स। अब इस पॉलिटिक्स में होता क्या है, कुछ चीजें इसमें अंदर जाती हैं, यानी ये इनपुट है, और इसी पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ चीजें क्या होती हैं, बाहर आती हैं, यानी कि ये आउटपुट है। इनपुट में क्या जा सकता है, इनपुट में एक तो जाती है डिमांड और एक जाता है सपोर्ट, एक जाता है क्या, सपोर्ट। आउटपुट से क्या निकल करके आएगा, पॉलिसी और डिसीजन। और इनको क्या चीज जोड़ती है, इनको चीज जोड़ती है फीडबैक, ठीक है। डेविड ईस्टन का ये मॉडल था, ठीक है। तो इस मॉडल को अपने को ठीक से समझना। तो ये मॉडल क्या कहता है, तो ये मॉडल ये कहता है भाई देखो कोई भी पॉलिटिक्स है कहीं पर भी होती है, तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, समाज में पॉलिटिकल पार्टी जाती है तो जनता कुछ डिमांड करती है। क्या करती है, डिमांड करती है। जैसे कि इंडिया में क्या कि भाई पब्लिक ने कहा राम मंदिर चाहिए भाई हमको, तो ठीक है, तो राम मंदिर डिमांड कर दी पब्लिक ने, तो वो डिमांड अंदर पहुंच गई। अच्छा, डिमांड के बाद सपोर्ट भी दे दिया, ठीक है। बीजेपी ने कहा भाई लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, कहाँ से लेकर के आए 300 सीटें, ठीक है, तो बस राम मंदिर बनाओ भाई, सपोर्ट आ गया। अब पॉलिटिक्स क्या है, डिमांड उसकी चीज आ रही है, सपोर्ट भी वैसा आ रहा है, लो जी तैयार है अपना, बिल्कुल फैसला आ गया हाथों आती, ठीक है। तो जैसी डिमांड आती है, अगर पार्टी को लग रहा है, हर पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग रणनीति होती है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का अपना एटमॉस्फेयर होता है, हर बंदा अपने हिसाब से डिमांड को पकड़ता है। जैसे मान लीजिए हम राम मंदिर वाले केस को लेके एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है। शुरू में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध करती थी, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे जो वोटर है उनकी तरफ से डिमांड आ रही है, इसको मत बनने दो, ठीक है। लेकिन बाद में एक दूसरी पार्टी थी, उसको लगा कि मेरे वोटर की तरफ से डिमांड आ रही है कि
कि इसको बनना है, राम मंदिर चाहिए भाई हमको, तो राम मंदिर चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, और एक और पता नहीं क्या क्या डिमांड होती है इसको, हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड आ जाता है। अब ये तो आगे डिमांड, उनको पता सपोर्ट भी इसी के नाम पर आने वाला है, तो क्या हो गया, उन्होंने भाई साहब ले लिया डिसीजन। तो कभी सीए बिल आ रहा है, तो राम मंदिर का पूजन हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो जलवा दिखा रहे हैं पूरा मतलब अपना। तो भाई ये हिसाब किताब चल रहा है कि फिर पॉलिसी वैसी बन रही है और डिसीजन फिर वैसा लिया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका फीडबैक लिया जाता है। अगर उनको पता लग गया कि इस फीडबैक में कुछ नेगेटिव आ रहा है, सपोर्ट नहीं आएगा इस डिसीजन से, तो क्या होता है, दोबारा ये मुद्दा पॉलिटिक्स में जाएगा, यानी सिस्टम के अंदर जाएगा और सिस्टम उसको चेंज कर देगा। जैसे फार्म लॉ पे हुआ, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि फार्म लॉ जो है हम ऐसा ऐसा बना देंगे, 3 कानून, उनके पास फीडबैक पहुंच गया, भाई ये कुछ चल रहा है रिवर्स गियर में, ठीक है, बस फिर क्या था, पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर गया, पॉलिसी बन के दोबारा आया और वो वापस कर दिया गया। तो ये फीडबैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन का जो कि दिया हुआ है, ये एक पहली बार एक साइंटिफिक तरीके से किसी बात को प्रेजेंट किया गया कि किसी भी देश के अंदर पॉलिटिक्स कैसे होती है, ठीक है। बाद में इसकी कुछ कमियां निकल करके आ गई। कमियां क्या निकल करके आ गई, पहली बात तो ये पूरी तरह से यूरोप एंड यूएसए सेंट्रिक था। मतलब इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी किसको देख के बना दी, अमेरिका को और यूरोप को देख के थ्योरी बना दी। अरे भाई दुनिया में और भी तो लोग रहते हैं कि खाली अमेरिका वाले को देख के, पूरा अमेरिका को देख के नियम बना दिया, पूरी दुनिया का नियम बन गया क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका का पर्यावरण दुनिया का पर्यावरण नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर ये लगा कि भाई ये यूरोप और यूएसए सेंट्रिक नहीं था, तो इसलिए फिजिबल ही नहीं है हर जगह का, ठीक है। इसके बाद गैब्रियल आलमंड की थ्योरी आई। गैब्रियल आलमंड ने भी बिल्कुल इसी थ्योरी को मेंटेन किया, और इस थ्योरी को मेंटेन करते हुए उन्होंने क्या किया था, ऐसी थ्योरीज बनाई कि वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, लैटिन अमेरिका है, एशिया है, इन देशों को देखते हुए भी उन्होंने क्या किया, अपना खुद का सिस्टम अप्रोच दिया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और था जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट ही पूछ लेंगे सीधा वो, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति। क्या है तुलनात्मक राजनीति, क्यों है तुलनात्मक राजनीति, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी बातें कहां से आ गई दुनिया में अचानक से, ठीक है। तो होता क्या है, आप सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के जो पिता हैं वो है अरस्तु। कौन है, अरस्तु, इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स हैं, पिता माने जाते हैं। लेकिन ये राजनीति से तुलनात्मक राजनीति कहां से आ गई, ठीक है। दरअसल में होता क्या है, तुलनात्मक राजनीति बहुत लंबे समय से होती हुई आई है, कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन हाँ एक सब्जेक्ट के रूप में बनना ये एक अलग कहानी थी। तुलनात्मक अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने एथेंस का इतिहास लिखा, वो इतिहास कह रहा हूं, संविधान लिखा। जब पहली बार संविधान अरस्तु ने लिखा था तो अरस्तु ने पहले 158 देशों का संविधान पढ़ा। अरस्तु ने कितने देशों का संविधान पढ़ा, 158 देशों का संविधान पढ़ा। उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इन सबको कंपेयर करके फिर एक संविधान बनाया कि भाई ये संविधान रहेगा, ये सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद फिर उसके बाद तो क्या हुआ, कुछ लोग तो तुलना करते हुए आए, लेकिन जनरली लोगों ने तुलना नहीं की। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बाढ़ सी आ गई तुलनात्मक राजनीति करने की। लोग कंपेयर करने लग गए, यहाँ की इकोनॉमी वर्सेस यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का कल्चर वर्सेस यहाँ का कल्चर, यहाँ का
यहाँ की सोसाइटी किस प्रकार की है, यहाँ की सोसाइटी किस प्रकार की है, यहाँ की ग्लोबल पोजीशन, यहाँ की ग्लोबल पोजीशन, यहाँ की ज्योग्राफिकल पोजीशन, वहाँ की ऐसे इस तरह से तुलनात्मक राजनीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। इसमें आप डेविड ईस्टन, लुशियन पाई, एप्टर और डेविड रिकार्डो और आप कईयों के नाम, अपना कोलमैन, आलमंड, ऐसे बतेरे नाम आपको गिनवा दूंगा जिन लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी, तुलनात्मक राजनीति करनी शुरू कर दी। तो तुलनात्मक राजनीति से कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो फायदा बहुत हुआ। फायदा ये हुआ कि भाई दुनिया के सामने हमने डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ी, जैसे अभी हमने शुरुआत वीडियो की थी डिपेंडेंसी थ्योरी से। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में क्या था, यही तो तुलना की गई कि भाई एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जब इस अंतर को लोग जान पाएंगे तो उससे क्या होगा, जब लोगों को पता लगेगा नहीं यार ये अमीर देश तो हमको लूट रहे हैं, हमारा सामान खरीद रहे हैं, हम ही को बेच दे रहे हैं वापस, तो अब देशों में स्वदेशी मूवमेंट चल पड़ता है। हम क्यों कहते हैं इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदो, ठीक है, क्योंकि जब आप इंडियन प्रोडक्ट खरीदोगे तो क्या होगा, आपका पैसा विदेश में जाने से बचेगा, कोई अमेरिकन आपके पैसे से अमीर नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब बातें, इसे जागरूकता आई, दुनिया में क्या हुई, जागरूकता आई, अपनी अर्थव्यवस्था को लेके अपने खुद के देश के बारे में लोग जान पाए। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो खाई थी, आर्थिक अंतर हुआ करता था दो देशों के बीच में, सांस्कृतिक अंतर हुआ करता, ये कम होने शुरू हो गए, देश पास में आने लग गए अपने आप ही, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे देश बाद में डेवलप कर गए, जैसे इंडिया में सिंगापुर वगैरह आपको बहुत सारे देश दिखेंगे अब बहुत बिल्कुल अमेरिका से अमेरिका के टक्कर में आए खड़े हो गए, ठीक है। इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट, टक्कर में आए खड़े हुए, लड़ाई में नहीं, पॉलिटिकली डेवलप कर गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी इसका फायदा है। तो हमेशा याद रखिए, देखिए जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर देते हैं तो पॉलिटिकल साइंस क्या है पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर दे रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होती है हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या है अपने को पता होनी चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर करने की कोशिश की। जो टॉपिक हमने आज कवर किए हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर इतने टॉपिक आपकी ये नॉलेज आपको है तो आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया आंसर लिख करके आने वाले हो, ये बात ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया टॉपिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड किसी एक या दो विचारक के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई अगर आपको स्टेटमेंट पता है या उनकी बुक पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपके नंबरों में बिल्कुल 4 चांद लगा देगा। जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, अगर आप इनके बारे में डिटेल से आंसर चाहते हो, डिटेल में आंसर चाहते हो, तो आपको करना कुछ खास नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, वहां से आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, दोनों ही लैंग्वेज के लिए वहां पर क्या है आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, इतना तो आप पढ़ ही सकते हो। 15 क्वेश्चन पढ़ करके पेपर देने जाओ, यकीन से कह रहा हूं कि आपके मोर देन 70% नंबर आएंगे, मोर देन 70 और 80% नंबर आएंगे, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।